बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम आपको वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल लुकमान इंग्लिश अकेडमी के अंदर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान नेवी के अंदर तहरीरी इम्तिहान कैसे लिया जाता है और आपने इस तहरीरी इम्तिहान की तैयारी कैसे करनी है। तो इसके अंदर हम बात करेंगे जो आपका सिलेबस है यानी इंग्लिश और जनरल नॉलेज, इसके सवाल किस तरह के आते हैं और वो सवाल जो बार बार यानी रिपीट होके आ रहे हैं वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो जैसे पाकिस्तान नेवी के अंदर अभी लेडी कांस्टेबल और मेल कांस्टेबल की वैकेंसीज़ आई हुई हैं, तो उनके बारे में हमारी सीरीज़ चल रही है। तो आज की वीडियो के अंदर हमने आपको बताना है कि आपका तहरीरी इम्तिहान का सिलेबस क्या होगा और जब आपने तहरीरी इम्तिहान में बैठना है या उसकी तैयारी आपने करनी है तो कौन कौन से सवाल किस तरीके से आपसे पूछे जा रहे होते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर हमने इन सारी चीज़ों को डिस्कस करना है और ये भी बताएंगे कि आपके जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वही बार बार जो आ रहे हैं और किस तरह से आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आप लोगों को कहूँगा, आपने चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करना। अगर ये चैनल आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो, आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा हो, देन आपने इसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है। मैं बिल्कुल नहीं आपसे इसके बारे में बात करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर ये इन्फॉर्मेटिव हो तो दोस्तों तक ज़रूर इसको बताइएगा। चलें जी, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी इंग्लिश की, कि आपका जो टेस्ट होना है इंग्लिश का वो किस तरह का होता है और उसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखें जी, हम स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले जी लिखा हुआ है जी करेक्ट, चूज़ द करेक्ट आर्टिकल। नीचे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, लिखा हुआ है ही इज़, खाली जगह है, आई स्पेशलिस्ट। नीचे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं दी, वन एंड ए। देखिए आर्टिकल होते क्या हैं। आर्टिकल इंग्लिश के अंदर तीन वर्ड्स होते हैं, उनको कहते हैं हम ए, एन और दी। ये तीन वर्ड्स होते हैं। अब आपको पता है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो वावल हरूफ होते हैं यानी जिनको हम वावल कहते हैं, ए ई आई ओ यू, जहाँ पर भी आएंगे इससे पहले आपने एन लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी चूँकि ही इज़ आई स्पेशलिस्ट लिखा हुआ है, ई आ गया, अलिफ की आवाज़ दे रहा है, तो इट मीन्स हमने यहाँ पर एन लगाना है। बात समझ गए जी, आर्टिकल का पता चल गया आपको। तो आपने यहाँ पर इसका क्या आंसर आएगा, आपने एन के ऊपर आपने इनसर्कल करना है। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखें जी, आई एम रीडिंग इन ब्लैंक, खाली जगह है, और यूनिवर्सिटी। तो देखें, जब आप किसी भी अहम चीज़ की बात करें, किसी इम्पोर्टेंट चीज़ की बात करें, तो उसके लिए हम दी लगाते हैं। ठीक है, मसलन कोई सिटी हो गया, अच्छा, तो उसके बाद कोई इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई, कोई इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी की बात हो गई, तो उस सूरत के अंदर हमने क्या करना है, हमने दी का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैसे बनेगा, आई एम रीडिंग इन दी यूनिवर्सिटी। क्लियर हो गया जी, ओके जी। नेक्स्ट की तरफ हम आते हैं, देयर इज़ बिग स्टोर इन माई सिटी। बात हो रही है कि मेरे शहर के अंदर एक बड़ा स्टोर है, तो अब यहाँ पर क्या आएगा, देयर इज़ दी आएगा, देयर इज़ वन आएगा, देयर इज़ एन आएगा, देयर इज़ ए। तो इसका बेस्ट आंसर क्या आएगा, ए। ठीक है, क्योंकि बाकी चीज़ें कोई भी इसके साथ मैचअप नहीं हो रही। तो आपके जो आर्टिकल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके इस अंदाज से होते हैं। आपको समझ आ गई, जब आपका पेपर स्टार्ट होगा तो आपके ने क्या करना है, आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो इस रूटीन के अंदर आएंगे। क्लियर हो गया जी, आगे पीछे हो सकते लेकिन ये क्वेश्चंस आपको लाजमी आएंगे। अच्छा, उसके बाद है जी कि कंप्लीट दी स्पेलिंग। हमने स्पेलिंग को कंप्लीट करना है। आपको एक वर्ड दिया गया है, नीचे उसके बारे में जो पॉसिबल ऑप्शंस है वो भी आपको दिए गए हैं। अब वर्ड क्या है, एफ है, खाली जगह है, आर सी ई। अगर मैं इसको देखूं गौर से तो ये खाली जगह के अंदर जो ओ है ना, ये बेस्ट बनता है, यानी फोर्स। ठीक है, इसका जो बेस्ट आंसर बनता है वो फोर्स बनता है। आई भी नहीं बन सकता इसमें, ई भी नहीं आ सकता, आर भी नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर हमने स्पेलिंग के बारे में भी देखना होता है। बड़े सिंपल सिंपल सा क्वेश्चंस होते हैं, कोई इतने मुश्किल नहीं होते, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखें यहाँ पर एस एच और फिर लिखा हुआ है खाली जगह और पी। अगर हम इसको देखें तो दो वर्ड बन रहे हैं यहाँ पर, शॉप भी बन सकता है और शिप भी बन सकता है। ठीक है, अब देखें ये जानबूझ के मैंने क्वेश्चन लिखा ताकि आप डबल माइंडेड ना हो। इस तरह के अंदाज में आप कोई एक भी अगर सही लिख देंगे तो आपका सही माना जाएगा। ठीक है, शॉप हो गया या शिप हो गया। अच्छा, नेक्स्ट की तरफ हम बात करें तो बी है, स्पेस है, एच ए वी ई। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये मुझे लग रहा है कि बिहेव यानी जो सलूक जिसको हम कहते हैं उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर इसका जो बेस्ट आंसर बनेगा वो ई बनेगा, यानी बिहेव, यानी ई आएगा आपका, सी इसका ऑप्शन बन जाएगा।
उसके बाद अगर हम देखें तो पी स्पेस है RSON, मुझे लग रहा है कि ये पर्सन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर भी आपका ई आ जाएगा। तो समझ आ गई भाई, कोई इतने मुश्किल नहीं होते, आपने इसको यहाँ से कर लेना। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, बार बार पूछ रहे हैं जी हम कौन सी बुक से तैयारी करें। भाई आप बाज़ार से कोई बुक ले आएँ, उनसे कहें कि हमने नेवल पुलिस के लिए अप्लाई किया है, बुक दे दें मैट्रिक बेस पे, आप बुक ले आएँ, बुक से आपकी रिवीजन हो जाएगी, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। हम आपको यहाँ पर गाइड कर सकते हैं कि आपने इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे उनको इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। लेकिन ये कि बुक से आपकी जो बार बार जो प्रैक्टिस होती है ना, वो आपके कामयाब आएगी। अच्छा, उसके बाद जी देखें आपको क्या आ जाएगा जी कि चूज़ दी करेक्ट ऑप्शन। अब क्या होगा जी, ग्रामर के हवाले से जो टेंसेस हैं उनके हवाले से हम बात करेंगे। इस तरह के आपको क्वेश्चंस आएंगे, उसमें लिखा हुआ है वो रोज़ाना स्कूल जाता है, तो इसमें देख लेना है आपने कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का बिल्कुल सादा फिक्र है, तो आ जाएगा जी ही गोज़ टू स्कूल डेली। क्लियर है जी। अब हम बात करते हैं जी नेक्स्ट, बच्चा क्यों रोता है। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही टेंस है, लेकिन ये आपका जो है ना वो सवालिया इंट्रोगेटिव है, ठीक है। तो इसमें तरीक़ेकार क्या होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब आपका जो है ना वो डज़ होता है, वाई के बाद आपने डज़ का इस्तेमाल करना है हेल्पिंग वर्ब का, और पहली फॉर्म के साथ आपने SEIS नहीं लगाना। इट मीन्स कि आपका जो आंसर बन जाएगा वाई डज़ बेबी वीप। क्लियर हो गया जी। ओके, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं जी, क्या वो रोज़ाना वर्जिश करेंगे। के का मतलब ये आ गया कि ये वाला आपका जो है ना वो फ्यूचर का टेंस है आपका ना, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो अब यहाँ पर हमने दो चीज़ों को देखना है। पूछा गया है क्या वो वर्जिश नहीं करेंगे, दोनों चीज़ें यानी आपका मनफी और सवालिया दोनों को इकट्ठा किया गया है। तो विल दे नॉट टेक एक्सरसाइज डेली, ठीक है, ये इसका आ जाएगा। अब नेक्स्ट आपके किस तरह के पेपर में क्वेश्चंस आते हैं उनको हम देख लेते हैं। देखिए स्पेलिंग का पहले भी आपने देखा, अब यहाँ पर स्पेलिंग का जो अंदाज़ है थोड़ा सा डिफरेंट होगा। कैसे होगा वो देखते हैं जी, ये हम इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोई इनमें से एक स्पेलिंग करेक्ट है, ठीक है ना। GREET लिखा हुआ, GREAT, ग्रेट। इट मीन्स कि जो ग्रेट है ये लफ्ज़ बिल्कुल ठीक है और इसके स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट को हम देखते हैं जी, स्पीड की बात हो रही है, स्पीड के स्पेलिंग देखने हैं हमने। बेसिकली इसमें आपकी जो है ना वो स्पेलिंग देखे जाते हैं कि आपको स्पेलिंग के बारे में कितनी हाव ना हो। तो स्पीड का है जी SPEED, स्पीड। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं जी नॉर्मल। तो नॉर्मल के स्पेलिंग क्या होंगे, NORMAL, नॉर्मल, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपने उस पर टिक करना होता है। उसके बाद है जी फ्लैग। अब फ्लैग के स्पेलिंग क्या होंगे जी, FLAG, फ्लैग, झंडा, ठीक है। तो इसमें बाकी भी ऑप्शन आपको दिए गए हैं, लेकिन जो आपका बेस्ट ऑप्शन है वो आपका ए होगा, यानी फ्लैग। ओके, तो चलें जी नेक्स्ट की तरफ हम जाते हैं। एक और हम सवाल कर लेते हैं इसी के बारे में। अ फ्रेंड जी, FRIEND, फ्रेंड, ठीक है। माई फ्रेंड आप मजमून लिखते रहें, माई बेस्ट फ्रेंड मजमून लिखते रहें, तो मेरा ख्याल है स्पेलिंग आपको समझ आ गए। इस तरह का आपका क्वेश्चन होता है। ओके जी, उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी जनरल नॉलेज की। देखें, याद रखें जो जनरल नॉलेज है ये एक बहुत ही वसी फील्ड है। इसके अंदर आपके इंटरनेशनल रिलेशंस भी आ जाते हैं, यानी पूरी दुनिया की मालूमात भी आ जाती हैं, पाकिस्तान की स्टडीज़ भी आ जाती हैं, इस्लामिक स्टडीज़ भी आ जाती हैं, करंट अफेयर भी आ जाती हैं। ये बहुत ही लंबा है, लेकिन अगर हम बात करें मुख्तसर तौर पर तो बेसिक चीज़ों को हमें पता होना चाहिए, स्पेशली पाकिस्तान के हवाले से। आप पाकिस्तान नेवी में जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान नेवी का चीफ़ कौन है, आर्मी चीफ़ अभी कौन है, एयरफोर्स का चीफ़ अभी कौन है। आप जिस भी सूबे से तल्लक़ रखते हों आपको वहाँ के वज़ीर आला का आपको गवर्नर का पता होना चाहिए, IG का पता होना चाहिए। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी ज़रूरी है। तो एनीवे जी, इस पे जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार आपसे पूछे ही जाएंगे उन पे हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जी, पाकिस्तान के सबसे पहले वज़ीर आज़म कौन थे। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा करते हैं लोगों को। कुछ समझते हैं जी कि जो कायदे आज़म थे वो पहले वज़ीर आज़म थे। भाई कायदे आज़म वज़ीर आज़म नहीं थे, वो गवर्नर जनरल थे। गवर्नर जनरल क्या होता है वो हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं। बहरहाल जी, अगर हम बात करें सबसे पहले जो वज़ीर आज़म थे वो लियाकत अली ख़ान साहब थे। ठीक है जी, समझ आ गई आपको। मैंने साथ तस्वीर भी लगा दी है कि अगर आपने कहीं ये तस्वीर देखी हो तो आपको समझने में और याद करने में आसानी हो जाए। नेक्स्ट जी, आपका जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है उसको हम बात कर लेते हैं जी, पाकिस्तान के सबसे पहले सदर कौन थे। ठीक है,
अब देखें सदर का यहाँ पर है दो तरीके से, एक है मुंतखब सदर, और अगर आपसे वैसे ही पूछा जाए सदर पहले कौन से थे तो वो मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा थे। ठीक हो गया, ये मैंने तस्वीर भी उनकी लगाई है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मुंतखब सदर कौन थे यानी इलेक्टेड कौन थे, तो वो आपके बनते हैं अयूब ख़ान साहब। ठीक है, जो पहले आपके मुंतखब सदर हैं। आपने सवाल देख लेना है, सवाल आपसे किस अंदाज में पूछा जा रहा है, क्या सिर्फ सदर का पूछा जा रहा है या मुंतखब सदर का पूछा जा रहा है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। जब भी आपको ऑप्शन दी जाएगी पेपर में तो आपने पेपर को गौर से देखना है कि आपको ऑप्शन क्या दी जाएगी। इसमें भी भाई मल्टीपल चॉइस ही होंगे, लेकिन मैंने आसानी के लिए थोड़ा सा जो है ना वो डिफरेंट अंदाज़ यहाँ पर अपनाया है ताकि आपकी तवज्जो जो है ना वो इसमें बरकरार है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस ही होते हैं, आपने उनको उसके मुताबिक ही हल करना है। अच्छा जी, उसके बाद है जी पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल, जैसे मैंने पहले जिक्र किया तो ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। ठीक है, तो अब ये जो गवर्नर जनरल क्या होता था, बेसिकली ये एक ऐसा होता था जो बरतानवी दौर में जब वो बर-ए-सग़ीर में हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे थे उस वक़्त मुल्क का सबसे आला तरीन ओहदा होता था। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान का जब पहला लॉ बना तो उसके बाद ये ओहदा ख़त्म हो गया था, इसकी जगह पर सदर आ गया था। ठीक है, अभी जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो ओहदा है वो वज़ीर आज़म का ओहदा होता है। बात समझ गए जी। उस वक़्त गवर्नर जनरल का ओहदा सबसे बड़ा ओहदा होता था, और ये कब तक रहे गवर्नर जनरल, जब तक इनकी डेथ नहीं हुई, यानी 11 सितंबर तक। ठीक है, 15 अगस्त 14 अगस्त को पाकिस्तान बना, 15 अगस्त से लेकर ये 11 सितंबर 1948 में इनकी डेथ हुई है, तब तक ये गवर्नर जनरल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये फिर ओहदा जब 1956 का जो पाकिस्तान का पहला लॉ बना था उसके अंदर फिर ये ओहदा ख़त्म कर दिया गया था। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ गई। बट जी एनीवे हम चलते हैं आगे टॉपिक की तरफ, थोड़ा सा वीडियो को हम शॉर्ट करते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो सबसे पहला जो निशान हैदर है ये किन को दिया गया, ये लाजमी पूछा जाएगा भाई आपसे, आप फोर्स में जाना है आपने, ज़ाहिर बात है, तो ये चीज़ें तो आपसे लाजमी पूछी जाएंगी। सबसे पहला जो निशान हैदर है वो किसको दिया गया है। ठीक है, ये आपकी जो फील्ड है इससे बहुत रिलेट करता है और इसके बारे में आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। तो ये राजा मोहम्मद सरवर थे और इनकी जो शहादत हुई थी ये कश्मीर सेक्टर में हुई थी। ठीक है, 1948 के अंदर, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, कश्मीर जो सेक्टर था इधर इनकी जो है ना वो शहादत हुई थी। और पहला निशान हैदर जो था वो राजा मोहम्मद सरवर को दिया गया। निशान हैदर से मैं आपको ये भी बता दूँ, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो मिलिट्री एजाज़ है वो निशान हैदर होता है। ठीक है, और जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल एजाज़ है वो हिलाल इम्तियाज़ होता है। ठीक हो गया जी, ये ज़हन में रखिएगा इसको। ओके जी, उसके बाद हम बात करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले गवर्नर स्टेट बैंक। ठीक है, तो स्टेट बैंक कराची के अंदर है जी, इसका हेडक्वार्टर है। इसके जो पहले गवर्नर थे वो मिस्टर जाहिद हुसैन थे। क्लियर है जी, समझ आ गई आपको इसकी। बड़ा सिंपल सा इसको मैंने समझाया है थोड़ा सा आपकी जो है ना तवज्जो बरकरार रखने के लिए। एनीवे जी, बात कर लेते हैं जी क्रिकेट टीम की। तो पाकिस्तान के सबसे पहले जो क्रिकेट टीम के जो कैप्टन थे वो थे अब्दुल हफीज़ कारदार। ठीक है, ये भी आप जहन में रखिएगा, आपसे ये सवाल जनरल नॉलेज का पूछा जा सकता है, ये बहुत बड़ी फील्ड है। ठीक है, आपको मल्टीपल चॉइस के अंदर ही ये क्वेश्चन आने, तो आपने इसको इसी तरह से ही करना है। ओके जी, नेक्स्ट जो आपका रिपीटेड क्वेश्चन है अगर हम उसकी बात करें तो वो क्या है जी कि पाकिस्तान के सबसे पहले आर्मी चीफ़ कौन थे, ये आपने ज़रूर याद रखना। अभी लेटेस्ट जो आर्मी चीफ़ है वो कौन से, जैसे मैंने शुरू में बताया, और सबसे पहले जो आर्मी चीफ़ थे वो एक अंग्रेज़ आर्मी चीफ़ थे। ठीक है, जनरल सर फ्रैंक मैसरी जो थे वो हमारे सबसे पहले आर्मी चीफ़ थे पाकिस्तान के। ठीक है, तो ये तकरीबन 1 साल ही रहे थे ओहदे में, उसके बाद जो है ना वो पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ़ बन गए थे। ठीक हो गया, और पाकिस्तान के जो लेटेस्ट जो करंट आर्मी चीफ़ है वो जो है ना वो कमर जावेद बाजवा साहब हैं। तो ये आपको इनके बारे में जो बेसिक चीज़ों का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, उसके बाद एक और हम सवाल इसी तरह से कर लेते जनरल नॉलेज का। तो उसके अंदर क्या है जी कि अगर हम बात करें पाकिस्तान के सबसे पहले दारुल हुकूमत की, ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। सबसे पहला जो दारुल हुकूमत है पाकिस्तान का वो कराची था भाई। ये जो इस्लामाबाद बना है ना ये बाद में बना है, पहले कराची होता था। ठीक है, ये 1960 के अंदर 1960 के अंदर कराची 1960 के अंदर कराची तक रहा है। उसके बाद कराची से फिर इस्लामाबाद जो है ना वो 1960 में चेंज हुआ है। समझ आ गई बात आपको, ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होगी स्पेशली कराची वालों के लिए।
तो इसलिए जी यहाँ पर मैं वीडियो को एंड करता हूँ। बाकी जो आपके इंटरव्यू है उसके बारे में भी वीडियो मौजूद है, आपके जो पर्सनैलिटी टेस्ट है उसके बारे में भी वीडियो मौजूद है, आपका मेडिकल कैसे होगा उसके बारे में भी वीडियो मौजूद है। जितने भी आपके टॉपिक हैं सब के ऊपर हमारी ऑलरेडी वीडियो मौजूद है। तो आई होप कि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर इसको अच्छी लगी हो तो अच्छा सा कमेंट कर दें। अगर आप चाहते हैं कि हम और वीडियो बनाएं इसी टॉपिक पे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो भी इंशाल्लाह हम अपलोड कर देंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जी अल्लाह।